नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम हिसार पहुंचे हुए हैं और हिसार की कोर्ट में बैठे हैं। वैसे हिसार की कोर्ट में हमारा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन मुकदमा अब जनता लड़ रही है। और आप सबको पता है कि दो पार्टियां कटहरे में हैं। पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य जो एक हिसाब से अपने दावेदार हैं सत्ता के, वो दो पार्टियां दिख रही हैं। लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट और थर्ड फ्रंट के लोग भी हिसार की विधानसभा सीटों पर अपना अपना गेम चला रहे हैं। क्या गेम है, क्या खेल है, उसको समझने के लिए हमारे साथ राजेश कुंडू हैं। राजेश कुंडू इस इलाके की पत्रकारिता करते रहे हैं। हिसार जो पुराना हिसार डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आप ये मानिए कि इनकी रेंज सिरसा तक कह सकते हैं, उधर भिवानी तक कह सकते हैं, और उधर पंजाब के खनौरी बॉर्डर तक आप बात कर सकते हैं। दूसरे तरफ हमारे साथ मित्तल साहब हैं, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स का चेहरा भी रहे हैं, लेफ़्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव मूवमेंट को कह लो आप, लेफ़्ट पॉलिटिक्स ना भी कहो, जो समाज में कुछ भी नई चीज़ घट रही होती है। मित्तल साहब किसान आंदोलन से लेकर और तमाम जितने भी आंदोलन हुए, पहलवान आंदोलन या और भी पिछले अग्निपथ का आंदोलन हुआ, या जितने भी आंदोलन हुए उनमें ज़रूर पहुँचते हैं। वकीलों का आंदोलन हो, यहाँ पे जो हिसार का जो कोर्ट है बाहर, इसमें यहाँ पर एक अपना छोटा जंतर मंतर ज़रूर है। यहाँ पर किसान भी बैठे रहते हैं, कभी दलित समुदाय के लोग बैठे रहते हैं, कभी कोई बैठा रहता है। तो एक हिसाब से उस छोटे मोटे जंतर मंतर पे पाए जाते हैं और उन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए मिलते हैं। तो राजेश, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो हिसार शहर की बात कर लेते हैं। हिसार शहर में ना तो आज के टाइम पे बीजेपी की कोई बात कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है कांग्रेस की। कर रहे होंगे, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट की बात हो रही होगी, लेकिन उनकी बात जिन हवालों से हो रही है, उसमें जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा के हवाले से बात हो रही है कि उन्होंने उनको समर्थन देने से मना कर दिया। कभी किसी के, वो एक वीडियो वायरल हुआ मनोहरलाल खट्टर के एक रैली में जाके एक नौजवान भी बात कर रहा है कमल गुप्ता को, एक हिसाब से नकारने की शैली में बात हो रही है। सावित्री जिंदल, मतलब रही होंगी बहुत सारी चीज़ें, और मतलब आजकल तो जैसे नेशनल पॉलिटिक्स को कवर करते हुए कई बार तो यही समझ में नहीं आता कि नवीन जिंदल बीजेपी में है, कांग्रेस में है, पता ही नहीं चलता। खैर, धन्नाडों की अपनी एक राजनीति होती है। क्या जो भारत की सबसे धन्नाड महिला कही जाती हैं सावित्री जिंदल, वो सच में ही लीडिंग में है या फिर ये सिर्फ एक परसेप्शन का मामला? देखिए, हिसार में है डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुनाव उन्होंने लड़ा और दोनों बार वो जीते भी, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा विरोध इस बार था, पार्टी को भी लग रहा था कि ये हारेंगे, लेकिन उनकी टिकट नहीं काट पाए वो। तो मुझे लगता है कि दूसरा बी प्लान इस तरीके से है कि सावित्री जिंदल को उतारा गया है। लेकिन इसमें तो ये बीजेपी की सहमति से हुआ? बिल्कुल, ऐसा आम लोग मानते हैं और हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं, क्योंकि उनका बेटा है, वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले शामिल हुए और उसके बाद चुनाव लड़ा, जीत गए थे। लेकिन इसमें कमाल की बात जो है कि राजनीति और माँ में से राजनीति जीतती हुई मुझे दिखाई देती है। नवीन जिंदल अपनी माँ के चुनाव प्रचार में कोई जनसभा या कोई कार्यक्रम करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने रामदास राणा को टिकट दी है, सैनी समुदाय से आते हैं और ठीक ठाक से कैंडिडेट हम लोग इसको मानते हैं कि बहुत मजबूत चेहरा नहीं है, लेकिन समीकरण जो बने हैं कि गौतम सरदाना बीजेपी के थे, वो पंजाबी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। वहाँ जो अग्रवाल समुदाय हैं उसमें से सावित्री जिंदल और आपका कमल गुप्ता है, वो अपना अपना हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको क्लेम कर सकती है, अगर बशर्ते बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए, वरना ये चुनाव सावित्री जिंदल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में, जो कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल, इनके बीच से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो निकल सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी है, अगर उनकी प्लानिंग अच्छी हो, उसको ठीक ठाक तरीके आज के दिन आप किसको एज मानते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सावित्री जिंदल ठीक ठाक मजबूत दिखाई देती है। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, कमल गुप्ता रेस से बाहर दिखाई देते हैं। कमल गुप्ता रेस से बाहर। जी जी। जी। अगली सीट नलवा को लेकर बहुत सारी बातें हुई। उसमें जो संपत सिंह की दावेदारी है वो भी हुई, लेकिन टिकट कटी, और उधर कुलदीप बिश्नोई भी अपने कैंडिडेट को टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं। नलवा के, अगर आपसे मेरे को समझना हो तो नलवा में आज के दिन में क्या चल रहा है? बहुत सारी बातें और भी उभर कर आई कि नलवा में जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत तगड़ी बैकिंग है पीछे से। तो अगर वो जो कहानियाँ हैं उनके बारे में अगर आप बता पाएँ तो नलवा की। देखो, नलवा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बेसिकली उसमें शहर का हिस्सा कम है, गांव का हिस्सा ज़्यादा है। और अगर एक कास्ट की बात की जाए तो जाट बहुल जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी नलवा है। और दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, जो मेन कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। और जो पिछला जो यहाँ विधायक रहा है, बल्कि 2 टर्म विधायक रहे, रणबीर गंगवा जी, वो कुम्हार समुदाय से थे। तो दूसरे नंबर पे अगर कास्ट वाइज बात करेंगे तो कुम्हार समुदाय के वोट अच्छे खासे हैं।
यहाँ पे नलवा में अगर आज के दिन हम बात करें तो नलवा में कंटेस्ट बहुत ही क्लोज है, परंतु एज जो है लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के जो माहौल पूरे हरियाणा में बना हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस के कैंडिडेट को एक एज है और उसकी वजह से वो कांग्रेस का कैंडिडेट ठीक लगता है। परंतु ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत कंफर्टेबल है। उसमें देखो जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कुछ जाटों के वोट ले रहा है। और पनियार जी का पूरा नाम क्या है? रणधीर पनियार। रणधीर पनियार। रणधीर कुलदीप बिश्नोई के कोटे से हैं। हाँ, वो कुलदीप बिश्नोई के कोटे से आए और उन्होंने बहुत जोर लगा के जो है ना रणबीर गंगवा जी की टिकट कटवा के और अपनी टिकट सिक्योर की है। कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनियार को टिकट दिलाई है। और तो रणधीर पनियार के साथ जो बाकी जो नॉन जाट हिस्सा है, चाहे उसमें कुमार है, बैकवर्ड क्लास है, वो उनके साथ लगा हुआ है। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसमें जाट का या किसान वर्ग का जो ज़्यादा वोट उनको मिल रहा है, उसके साथ साथ जो दलितों में से एक हिस्सा कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन कांग्रेस के कैंडिडेट को एक एज है वहाँ नलवा के अंदर। अच्छा, उनका जो मान साहब है उनके नाम भी जुड़े, उनकी थोड़ा एक बार आप बताइए थोड़ा बैकग्राउंड। अनिल मान जो हैं वो वैसे तो पहले तो रेलवे में नौकरी करते थे। हाँ। रेलवे की नौकरी छोड़ के फिर वो बिजनेस में आए, स्कूल उन्होंने एक स्टार्ट किया। अब आज के दिन अच्छी खासी फर्म है। अब लोग हालांकि चर्चा तो बहुत तरीके ही करते हैं कि वो प्रोफेसर संपत सिंह की टिकट कटवा के आए और प्रोफेसर संपत सिंह जो इतने बड़े नेता थे, मंत्री रहे, उनकी टिकट कटवाने के लिए उन्होंने तमाम तरीके के जो भी प्रपंच हो सकते हैं वो किए। ऐसा लोग आम तरीके से चर्चा करते हैं, परंतु अल्टीमेटली वो किसान आंदोलन में भी वो ठीक ठाक एक्टिव रहे। इस बात का उनको आज के दिन लाभ मिल रहा है। जी, सीट जो अगली बरवाला को लेकर बहुत सारी बातें हुई। बरवाला से जो एक हिसाब से कांग्रेस ने जिनको टिकट किया है घोड़ेला जी, उनके विरोध के लिए किसान बसें भर के AICC में भी गए लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं सुनी गई। और घोड़ेला जी को टिकट मिला, CD कांड के में भी नाम आता है। और आज राहुल गांधी भी उनके लिए रैली कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो मूल OBC वोट बैंक है उसको भी पकड़ कर रखना चाहता है। वहाँ से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल से जो प्रत्याशी हैं संजना साथरोड, उनका चुनाव भी उठ रहा है। और बीजेपी ने अपने जो रणबीर गंगवा हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया। और कहा जा रहा है कि रणबीर गंगवा को जितना कमज़ोर माना जा रहा है उतने कमज़ोर हैं नहीं वो। आपको अगर सीट का विश्लेषण करना हो बरवाला का, आज के दिन में कहाँ खड़ी है? देखिए, बरवाला जो सीट है वो लग रहा था कि इस पर कांग्रेस क्लेम करेगी, लेकिन जिस कैंडिडेट को ये लेकर के आए हैं रामनिवास घोड़ेला, वो पहले विधायक रहे हैं लेकिन 2 चुनाव वो हारे भी हैं। पिछली बार इनकी टिकट कट गया था तो निर्दलीय आए, बहुत कम वोट इनको मिले थे, पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। और विधायक रहते जो CD कांड का आपने जिक्र किया, तो सर्व शिक्षा अभियान के जो पैसे हैं जो भट्टा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, उनमें रिश्वत मांगने का एक वीडियो इनके लिए वायरल हुआ था। उन तमाम बातों को छोड़ करके कांग्रेस ने इनको टिकट दी है। लेकिन यहाँ जिन लोगों की टिकट कटी वो लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम हरियाणा की सीटों पे हो रहा है कि 2400-2500 लोगों ने अप्लाई किया था, मात्र 90 को मिली हैं, बाकी सारे के सारे फिर अनसिक्योर हो जाते हैं। सीटिंग गैटिंग का फार्मूला है वो भी इस पे लागू होता है कि तमाम लोगों को लगता है कि इस बार तो कटी गई है, ये विधायक बन गया तो अगली बार भी कटेगी, 10 साल के लिए हम लोग पीछे जाएंगे। तो उसका फ़ायदा सारे का सारा मिला संजना साथरोड को। 3-3.5 हज़ार वोटों की महिला थी जो मुझे लगता था कि निर्दलीय जाती हैं, आज 35 से 40 हज़ार वोटों पे उनकी गिनती होती है। ये सारा वोट बैंक है वो जो कास्ट वाइज, हालांकि जाति पे चुनाव नहीं होने चाहिए, बहुत बुरी प्री पार्टी है लेकिन हो रहे हैं, वो सारा जो जाट वोट बैंक था वो संजना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और इंडियन नेशनल लोकदल ने उसको टिकट दी है। ये सारा नुकसान कांग्रेस को होगा और मुझे लगता है कि आखिर तक जो चुनाव है वो रणबीर गंगवा और संजना साथरोड के बीच में होगा। अभी तक के जो समीकरण हैं उसमें रणबीर गंगवा जी हैं वो इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा अभी समय पड़ा है, वो देखने की बात है। तो आज के टाइम पे आप बरवाला को बीजेपी के खाते में जी, आज की डेट में बरवाला है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। जी, जो अगली सीट अगर हम बात करें तो भव्य बिश्नोई की कई चीज़ें हुई, उसमें जो वीडियोस हम हरियाणा में या बाहर हमने दिखे वो उनके विरोध के दिखे, बाद में फिर एक पंचायत में माफ़ी मांगते हुए दिखे। क्या सच में ऐसा है कि आदमपुर अब की बार भजनलाल परिवार के लिए सहज नहीं है? क्या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो एक साबका अफसर को जो टिकट दिया गया है, क्या वो सच में ही साबका अफसर अपनी अफसर शैली से बाहर निकलकर एक नेता के तौर पर, लोक नेता के तौर पर उभर पा रहे हैं, लोगों वोटों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या फिर जो लाल परिवार का खूंटा वहाँ पर गड़ा हुआ है?
देखिए, आदमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आप देखिए कि एक अजीब तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ दो तरीके के वोट हैं। एक भजनलाल परिवार का वोट है और एक भजनलाल परिवार के खिलाफत का वोट है। वो हमेशा से रहा है। और इस बार जब टिकटें भव्य बिश्नोई को दी गई, उसके बाद जो है उनके सामने चंद्र प्रकाश को उतारा गया। चंद्र प्रकाश बेसिकली नड़वा से टिकट मांग रहे थे और सबको लग रहा था कि वो नड़वा से फाइनल है और वो सिक्योर कैंडिडेट भी माने जा रहे थे, परंतु अल्टीमेटली उनको आदमपुर भेजा गया। और स्टार्टिंग में चर्चा ये थी कि वो बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे कुलदीप बिश्नोई के परिवार के सामने, परंतु अब जैसे जैसे इलेक्शन चला तो उस इलेक्शन की वजह से आज के दिन पोजीशन ये है कि आदमपुर का इलेक्शन बहुत क्लोज है। और उसकी जो वजह जो है, एक तो जो इनकी कुलदीप भजनलाल परिवार की, जो भजनलाल का खुद का जो कनेक्ट था लोगों से, वो बहुत ही शानदार था। लोग आज तक भी उस कनेक्ट को याद करते हैं, परंतु कुलदीप बिश्नोई का ख़ास तौर पे आम जनता से उस तरीके का कनेक्ट नहीं रहा है और भव्य बिश्नोई से तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी पिछले दिनों भव्य बिश्नोई के एमएलए बनने के बाद भी पिछला जो बाई इलेक्शन था उसमें भी इसलिए उनको लोगों ने जिताया था कि वो मंत्री बनेंगे। सरकार थी, बाकायदा सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वहाँ स्टेज से इशारा करके गए कि हम राज्य में हिस्सा करेंगे, परंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। और अभी कुलदीप बिश्नोई जी क्लेम कर रहे हैं कि हमने 800 करोड़ रुपए हल्के में लगाए हैं, तो वो ग्राउंड पे कहीं लगते हुए दिखाई नहीं दिए। इस बात को लेके किसानों ने, आम लोगों ने उनका विरोध भी किया, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो अब जो है कुलदीप बिश्नोई की जो स्ट्रेंथ थी वो नॉन जाट वोटर था और ख़ास तौर पे ओबीसी वोटर। और चंद्र प्रकाश जो है वो ओबीसी से ही आते हैं, ख़ास तौर पे जांगड़ा परिवार से हैं, खाती बोलते हैं जिसको। तो उन ओबीसी वोटरों में चंद्र प्रकाश सेंधमारी कर रहे हैं और जो किसान वोटर है या जाट वोटर हैं वो पहले से ही कुलदीप बिश्नोई के परिवार के खिलाफ रहे हैं। तो इसको लेके एक एज लगता है। और दूसरा, पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें लोकदल के कैंडिडेट थे कुरड़ाराम नंबरदार, जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बाद में उनको नहीं मिला, तो उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए थे। एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, वो भी जाट बिरादरी से था, उसने भी 3000 वोट लिए थे। तो उन परिस्थितियों में भव्य बिश्नोई की 15,000 के लगभग की जीत हुई थी। तो अब ऐसा लगता है कि वो वोट भी उस तरीके से चंद्र प्रकाश को मिलेगा। और कुलदीप बिश्नोई की जो ओवरऑल खिलाफत है तो काफ़ी फंसी हुई सीट मैं उसको मानता हूँ। तो 5,000 के अंतर से झूल रही है, जो मेरा आकलन है, क्योंकि मैं भी जाके आया हूँ एक बार। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 5-7 हज़ार के ऊपर नीचे है। वो कौन होगा, क्या होगा? हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि भजनलाल परिवार जो है वो इतने सालों से राजनीति में रहे, उनके पास वोटिंग की एक मशीनरी है। वोट डलवाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, वोटों को लेके आने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वो जो मशीनरी है, उस मशीनरी से वो मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार वोटों का फ़र्क डाल सकते हैं, जो कि चंद्र प्रकाश चूँकि राजनीति में नए हैं और अफसर रहे हैं, तो वो शायद मशीनरी उनके पास नहीं होगी। उस मशीनरी को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये देखने की बात होगी। हाँ, तो चंद्र प्रकाश की जो मैंने कहा कि क्या वो अफसरशाही से निकल कर नेता हो गए हैं, तो वो यही पॉइंट था। और मुझे भी जो उस जगह पे जाके जो समझ में आया कि उनके पास मशीनरी की भी कमी है। और आदमपुर हल्के में जैसे बाई इलेक्शंस में भी भारी कैंडिडेट को लेके आया गया, अब चंद्र प्रकाश भी मेरे हिसाब से भारी ही हैं उस हल्के के हिसाब से। तो वैसे तो चंद्र प्रकाश को हम भारी कह सकते हैं, एग्जैक्टली उसका गांव आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, परंतु आदमपुर और नड़वा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे उनका गांव पड़ता है आर्यनगर, वो एक्चुअली बेसिकली पुराना जो आदमपुर हल्का था उसके ही गांव रहे हैं ये। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसको उस तरीके से भारी नहीं कह सकते हैं कि जैसे वाकिफ हैं गाँव से। हाँ, वाकिफ़ हैं। और जैसे जयप्रकाश जी जो थे वो आप कह सकते थे कि वो किलायत से आके यहाँ चुनाव लड़ा था या बरवाड़ा से चुनाव लड़ा था। तो आदमपुर और नड़वा बहुत एडजॉइनिंग है, एक किस्म से मिक्सअप से कल्चर के गांव हैं ये। जी, नारनौंद सीट बड़ी बात हुई और बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु का चुनाव उठ रहा है, लेकिन ग्राउंड पे हम भी गए, हमें कैप्टन अभिमन्यु का चुनाव उठता हुआ नहीं दिखा। हमें जो जस्सी पेटवाड़ लड़का है उसके चुनाव उठता हुआ दिखा, लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन था उसके एक समर्थक की वीडियो आई और उसमें उन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ बदजुबानी की और उनके खिलाफ अपशब्द कहे। बाद में माफ़ी मांगी गई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन नुकसान हो चुका था जो नुकसान होना था। और वहाँ से शैलजा अपने राइट हैंड कहे जाने वाले डॉक्टर अजय चौधरी को लड़ाना चाह रही थी। आज के दिन में मतलब मैं 2 बार होके आया हूँ, जस्सी पेटवाड़ का मैंने इंटरव्यू किया है और कैप्टन अभिमन्यु के इंटरव्यू का ट्राई किया, हुआ नहीं वो हालांकि अलग बात है। वो मेरे को भी एक
मेरे पास भी एक आइडिया है, आपके पास क्या रिपोर्ट है? शायद आपका गांव भी नारनौंद में लगता हो। नहीं, मेरा गांव उकलाना में है। अच्छा, आपको खुलाना जी जी, नारनौंद बड़ा अजीब सा हल्का है। इसमें एक मिर्चपुर कांड हुआ था, बड़ा पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, बहुत नफ़े नुकसान सामाजिक तौर पे उस पे हुए, और वो कांड है कुतिया के ऊपर हुआ था, उसको लाठी मारने पे। सेम इसी हलके का गांव था, और जो जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, वो भी जो ताऊ जो थे, वो पृथ्वी सिंह शायद उनका नाम था, उन्होंने जो बदजुमानी की, उसका असर पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश पे गया, और ख़ास करके दलित समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा गया। और कुमारी शैलजा पहले से ही नाराज़ थी कि नारनौंद उनसे ले लिया गया, उकलाना उनसे ले लिया गया, बरवाड़ा में वो अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहती थी, बरवाला भी उनको टिकट नहीं दी गई, बाकी के हलकों में इसी तरीके का रहा। और उसके ऊपर जो तड़का है उस बयान ने लगाया जो उनके बुजुर्ग के मुँह से आया था, और उसका खामियाजा कांग्रेस को पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ा है। इस वक्त काफ़ी संख्या में जो है दलित वोट बैंक है वो छिटका है। हालांकि बाद में कुमारी शैलजा के आने के बाद ऐसा कयास है कि वो कहीं ना कहीं समेटा जा रहा है, वो कांग्रेस में वापस आ जाएगा। जैसे ही जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली थी तो लग रहा था कि जस्सी पेटवाड़ 40-45 हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं। उस दिन इस तरीके के हालात थे, लेकिन आप भी गए हैं और हम भी इस तरीके की बातों पे आ रहे हैं। वो जो मार्जिन है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। 10,000 के आसपास बचा हुआ। बिल्कुल, वो 10 से 15 तो बहुत बड़ा एक अंतर है। तो वो कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव को उठने का कारण वो देखा जा रहा है कि वोट बैंक वहाँ से वो छिटका है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। उमेद लोहान इनेलो के कैंडिडेट हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, वो अच्छे वोट लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस का ही नुकसान वहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से लग रहा कि बड़ा रोमांचक होगा। जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर टिकट वहाँ बटी थी, उसी तरीके से लास्ट मोमेंट तक नारनौंद में क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता है। आज के टाइम पे एज कांग्रेस को आज के टाइम 10 से 15 हज़ार लग रहा है कि जस्सी पेटवाड़ आगे चल रहे हैं। अच्छा, उकलाना मंडी जो आपकी गृह सीट भी, और वहाँ से एक हिसाब से शैलजा का भी दावा, शैलजा की भी गृह सीट है, तो पत्रकार और नेता दोनों ही उसी सीट के। दो भाई साहब, ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखिएगा उकलाना का आकलन करते हुए। क्या लग रहा है आज के समय? उकलाना जो है इस उम्मीद में था, रिजर्व हल्का है हमारा, तो वो लोग अपने हल्के से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे कि ज़बर चौधरी हमारे हल्के में आएगी। कुमारी शैलजा का दावा था कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वो दावेदारी पेश कर रही थी कि महिला और दलित क्यों नहीं हो सकता मुख्यमंत्री, उसका भी हक बनता है। लेकिन ऐन मौके पर लास्ट मोमेंट पर उनकी टिकट काट दी गई। नरेश सेलवाल वहाँ से टिकट लेकर के आए हैं। सामने जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा, वहाँ के जो विधायक थे जजपा कोटे से, मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, अनूप धानक को उन्होंने तुरंत ज्वाइन करवाया और उनको टिकट दे दी गई। अनूप धानक जो है वो 20-22 हज़ार वोटों पे लग रहा था कि सिमट जाएंगे, लेकिन बड़ा विरोध हुआ, उसका रिएक्शन भी आया, और रिएक्शन आने के बाद वो धीरे धीरे अपने ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत बड़ा गैप है जिसको उसको पाटना बड़ा मुश्किल है, और लग रहा है कि कांग्रेस की बड़ी सेफ सीट है। कांग्रेस से नरेश जो सेलवाल है वहाँ से विधायक चुने जाएंगे। तो आज कांग्रेस जीत? बिल्कुल, आज सेफ है कांग्रेस के लिए। अच्छा, और कौन सी सीट रहेगी? मेरे हाँसी सीट रहेगी। और मित्तल साहब, हाँसी के बारे में शुरुआत में ये कयास थे कि कांग्रेस के लिए इजी सीट है, लेकिन आज के समय में मेरे को जितना मैंने हाँसी के बारे में फॉलोअप किया, उतनी इजी सीट भी नहीं है, मामला फंसा हुआ। आपका क्या आकलन है? देखो, हाँसी की जो सीट है वो अपने आप में थोड़ी सी एक पर्टिकुलर सीट है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। आप लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो जयप्रकाश जो है हिसार शहर के बाद अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बड़े मार्जिन से हारे तो वो हाँसी थी, लगभग शायद 7-8 हज़ार वोटों से हाँसी विधानसभा में हारे थे। उससे पहले भी जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, पिछली बार का जो कैंडिडेट था, वो बहुत ही मार्जिनलाइज हुआ, बहुत ही कम वोट उसको मिले। और वो ये कह सकते हैं कि पिछली बार जो है ना, कांग्रेस ने विनोद भैणा को गिफ्ट की थी वो सीट जो है। तो वहाँ जो है ना 2 तरीके का वोटर है, हाँसी शहर का वोटर है और एक ग्रामीण वोटर है। और गांव में भी आप देखोगे, अगर जाट का और शेड्यूल्ड कास्ट में भी चमार का वोट मिला दिया जाए और बाकी वोट 50-50 लगभग हो जाता है। तो उसमें जो है इस बार जो दोनों प्रत्याशी हैं वो शहर के प्रत्याशी हैं, एक ही कम्युनिटी के प्रत्याशी हैं। राहुल मक्कड़ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको गाँव में अच्छा समर्थन मिल रहा है, और अब देखना ये है कि वो शहर से कितना वोट ले पाते हैं। शहर से मान लो राहुल मक्कड़ 30% वोट ले जाएं, 70% विनोद भैणा को मिले, फिर भी अगर 30% वोट वो शहर से ले जाते हैं राहुल मक्कड़, तो राहुल मक्कड़ सीट निकाल देंगे, क्योंकि गांव के अंदर अच्छी खासी आबादी है, किसान आंदोलन का इफेक्ट है, और लगता ये है कि वो हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी नारनौंद के लिए, बाकी जगह के लिए कहा जा रहा था कि हाँसी में मार्जिन बहुत ज़्यादा था जब स्टार्ट हुआ,
वो मार्जिन कम हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र सोरखी करके, वहाँ वो जाट समुदाय से हैं, तो अकेले शायद कैंडिडेट हैं जो कि जाट कम्युनिटी से हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन में राहुल मक्कड़ का मार्जिन कम हो रहा है, परंतु आज के दिन फिर भी मैं उसको ये मानता हूँ कि उकलाना के बाद अगर कोई सेफ सीट पूरे हिसार जिला में है तो वो हाँसी है और उसका इफेक्ट रहेगा। हाँ, ये जो वोट सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं कह सकता हूँ, हिसार ज़िले की जो चमार वोट है वो काफ़ी निर्णायक साबित होगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे, मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे अच्छी खासी तादाद है उनकी। और शैलजा जी जो है ना, वो उनका ये गृह क्षेत्र है, उनका विरोध भी जो जिस तरीके से बदजुबानी की गई उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी हिसार ज़िले में ही आपको दिखाई देगा। तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? यहाँ दलित मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दलित मूवमेंट, एग्जैक्टली दलित मूवमेंट, मतलब कि वो राजेश ने बताया कि मिर्चपुर कांड हुआ, उसका जो रिएक्शन था वो अभी तक बहुत ज़्यादा है, डीप रूटेड है यू कैन से। और दलित एक्टिविज़म यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस ढंग से वो बदजुबानी की गई और जिस जहाँ से वो बदजुबानी निकल के आई, वहाँ की तो कुमारी शैलजा जी भाणजी हैं एक्चुअली, वहाँ मतलब कि वहाँ उनके फादर मैरिड हैं, तो वो अपने घर मानती हैं और वहाँ से अपनी बहन को, बेटी को, अपनी भांजी को इस तरीके से कहना, मैं एक समझता हूँ कि सभ्य समाज के लिए बिल्कुल गलत है। और एक तो है, दूसरा उसमें जो कांग्रेस के द्वारा भी जिस ढंग से उसको सिचुएशन को संभाला जाना चाहिए था वो नहीं संभाला गया। मतलब कि इवन खुद कैंडिडेट, आज तक मुझे कांग्रेस के किसी कैंडिडेट से निंदा नहीं सुनाई दी। ये तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु कोई ये नहीं कह रहा कि उसका जो है ना वक्तव्य बहुत ही निंदनीय था। इवन वहाँ के कैंडिडेट ने भी ऐसा नहीं कहा और पर्सनल कह के उसको छोड़ दिया। पर्सनल नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें हैं, ये मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज के लिए खतरनाक चीज़ें। तो एक हिसाब से 7 सीटों का आकलन हो गया। अगर हम इनको 7 सीटों को गिने तो हिसार में भाई साहब निर्दलीय को आगे बता रहे हैं, तो ये आदर्श के खाते में जा रही है। बरवाला में आज बीजेपी को आप आगे मान रहे हैं। अच्छा, आदमपुर में भव्य बिश्नोई थोड़ा एज है, दो बीजेपी के हुए। और नलवा में कांग्रेस को आप एज मान रहे हैं, तो एक कांग्रेस का हुआ। और जो ये सीट है हाँसी में आप कांग्रेस को ऐड 3। उकलाना में कांग्रेस के तो 4 सीटें, 3 सीटें कांग्रेस की, हाँ एक चौथी नारनौल। 4 सीटें आज के समय में कांग्रेस लीड कर रही है और 2 बीजेपी आदमपुर और बरवाला और 1 निर्दलीय हिसार। तो हिसार की 7 सीटों में 4 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। एज कह रहे हैं, जाती दिख नहीं रही क्योंकि अभी तो टाइम है, इलेक्शन हर रोज़ बदलता है। तो 4 सीटों पे कांग्रेस की एज, 2 पे बीजेपी की एज और 1 पे इंडिपेंडेंट। ये एक आकलन है जो यहाँ के पत्रकार और जो सिविल सोसाइटी के नागरिक समाज के जो आदमी हैं मित्तल साहब, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। मैं भी घूम रहा हूँ इलाके को, मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा और बाकी जो अपडेट होंगे हम 1 सप्ताह बाद फिर आपको दोबारा से हिसार में इन 7 सीटों पर क्या रहेगा वो एक ओपिनियन पोल जैसा कुछ आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया।